उत्तराखंड में हर घर नल से जल पहुंचाना प्रदेश की धामी सरकार की प्राथमिकता है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच आज सीएम धामी ने जल जीवन मिशन को लेकर किए जा रहे कामों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए घरों में नलों के साथ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम धामी ने निर्देश दिए कि जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पानी की व्यवस्था के लिए डीपीआर बनाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नलों के सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि ऐसे सभी घरों की पहचान की जाए जहां किसी भी वजह से नल लगने के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और ऐसी जगहों की जियो टैगिंग के साथ साथ पानी की आपूर्ति ना होने के कारणों को भी शासन को बताने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने तमाम योजनाएं पेश की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले की चुनखेत योजना के काम में खराब गुणवत्ता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और चुनखेत योजना की खराब गुणवत्ता पर तत्काल प्रभाव से संबंधित गैर जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इससे जुड़े ठेकेदार पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जितिन प्रसाद की ये मुलाकात सीएम धामी के आवास पर हुई, जहां दोनों के बीच में कई मामलों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत की, साथ ही तकनीक को बढ़ावा देने और वाणिज्य से जुड़े विषयों को लेकर दोनों ने चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर भी रहे। अपने दौरे के बीच मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सीएम धामी ने इस बैठक में इलाके में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की और अधिकारियों को विकास कार्यों से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी के साथ इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी शामिल हुए और बैठक में इलाके के विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की गई। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के नतीजे कल आएंगे। इस बार इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत 98.89% रहा है। वोट डालने वालों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा है। चुनाव केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के मुद्दे पर लड़ा गया। कांग्रेस ने यात्रा व्यवस्था, मंदिर से कथित सोना चोरी, केदारनाथ से दिल्ली शिला ले जाने का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि किसके मुद्दे इस सीट पर हावी रहे। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि बीजेपी इस चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतेगी। अजेंद्र अजय का यह कहना है कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में माहौल बीजेपी के पक्ष में शुरुआत से ही कर रहा है। कांग्रेस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं रहा। यह दावा कितना सही और कितना गलत है, इसका फैसला कल होगा। केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ही माहौल था और कुछ लोग दुष्प्रचार करके कुछ अनावश्यक के मुद्दे वहां पर उठाने का दुष्प्रयास कर रहे थे। एक सुनियोजित तरीके से, जैसे आप जानते ही कांग्रेस की रणनीति रही हमेशा से झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना, गलत हथकंडे अपनाना। उस प्रकार से कांग्रेस ने काफ़ी वहां पर कोशिश करी, लेकिन जनता कांग्रेस की वास्तविकता से भली भांति परिचित है। कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोल करके, दुष्प्रचार चला करके अभियान संचालित करती है, ये सब वास्तविकता जनता को पता है। और केदारनाथ क्षेत्र की जनता काफ़ी राजनीतिक रूप से परिपक्व है, जागरूक है और वो कांग्रेस की वास्तविकता को समझती थी। इसलिए कांग्रेस ने जो भी वहाँ पर मुद्दे उठाने की कोशिश करी, वो मुद्दे जनता के बीच में कहीं पर भी नहीं थे। वो केवल कांग्रेस की सभाओं में थे, कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी में थे। और निश्चित रूप से जो केदारनाथ उपचुनाव का जो रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहां पर विजयी होगी। देहरादून में बनी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में आज 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की, जहां मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कई छात्र और छात्राओं को लॉ और इंजीनियरिंग की डिग्री दी। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने उत्तराखंड सरकार की सराहना की और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को बधाई दी।
कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे देश में विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए आम लोगों को न्याय मिल रहा है। वहीं इस अवसर पर गोल्ड मेडल पाने वाली छात्राओं ने भारत 24 से बातचीत की और समाज में उल्लेखनीय सेवाएं देने की बात कही। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में पहले से ही लागू है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब उत्तराखंड को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये सिविल लॉ है जी। कुछ लोगों को ऐसे ही भ्रम में फैला दिया, जैसे कभी ये कोई पर्टिकुलर आदमी फेरे करते हैं तो शायद सभी को फेरे लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है जी सिस्टम। आप स्कूटर चलाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो चाहे आप कोई भी हो, आप पे कानून समान काम करेगा। विषय यह है, सिविल लॉ है, उसको अननेसेसरी विवाद का विषय बना दिया। यहाँ की फैकल्टीज आर वेरी हेल्पफुल, तो रिसर्च में बहुत मदद करती हैं। फिर हमारे जो जूनियर्स है वो भी काफी, हम जो मूड कोड करते तो हम उनको जज करते तो हमें आगे पता चलता है कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। और फैकल्टीज आर वेरी हेल्पफुल। हमें जब डेजर्टेशन होता है, जो हमारी गाइड नहीं भी होती है, वो भी हमें बहुत मदद करती हैं गाइडेंस देने में। पहाड़ों पर रेल का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का 86% काम पूरा हो चुका है। रेल विकास निगम ने कहा है कि 2027 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में 82 तक रेल दौड़ती नजर आएगी। पहाड़ों में सुरंग का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। 2025 से रेल ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर रेल का सपना अब जल्द ही साकार होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के हेड हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कब तक पहाड़ों पर रेल का सपना साकार होता दिखेगा। सर, कब तक पहाड़ों पर रेल चलेगी? पहाड़ों पर रेल हमारा लक्ष्य है दिसंबर 2026 तक हम चलाएंगे। टनल्स हमारी 16 है मेन टनल और 12 एस्केप टनल है। एस्केप टनल का काम हम 84 किलोमीटर्स कर चुके हैं और मेन टनल हम 89 किलोमीटर्स के आसपास कर चुके हैं। तो इस क्रम में हमारी जो टीबीएम टनल है वो भी हमारी अप्रैल और जून में ब्रेक थ्रू होके वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा काम जो है मोर और लेस अपनी गतिशील है और स्टेशन बिल्डिंग का काम भी हम फरवरी मार्च के महीने से आरंभ करने वाले हैं सभी जगह, और इसको भी हम सितंबर 2026 तक इसको भी पूर्ण कर लेंगे। और बाकी जो हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं वो भी साथ साथ अभी चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। और ट्रैक बिछाने का काम हमारा जनवरी फरवरी से आरंभ होने वाला है, वो भी हमारा पैरेलली काम चलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रोजेक्ट हेड अजीत यादव जी, जिन्होंने बताया कि ट्रेन 2026 तक पटरियों पे आएगी और जल्द ही पहाड़ों पर जो ट्रेन का सफर है वो पूरा होने लगेगा। ऋषिकेश से कृष्णा रावत डोभाल, भारत 24। उत्तराखंड में खेलों के विकास पर राज्य सरकार अब पूरी तरह से फोकस कर रही है, जिसके चलते प्रदेश के अंदर खेलों के क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड के नौजवान खिलाड़ियों के लिए अब ट्रेनिंग सेंटर जैसी जरूरी संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और खेल मंत्री रेखा आर्या ने एक ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की। शिवपुरी में बने इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण में 3 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत आई है। वहीं इस ट्रेनिंग सेंटर में राज्य के युवाओं को रोजगार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। तकरीबन 4 करोड़ की लागत से देश का पहला शासकीय प्रशिक्षण केंद्र की यहाँ पे शुरुआत हुई है और इसके लिए हमारा खेल विभाग और खेल मंत्री जी बहुत बहुत बधाई की बात है जो इनकी शुरुआत हुई और 60 बच्चों के प्रशिक्षण से आज ये शुरुआत हो रही है। आपको मालूम है ये पूरा क्षेत्र टूरिज्म के हिसाब से पूरे देश में नंबर 1 का डेस्टिनेशन रहा है। विगत 60 लाख के आसपास यात्री इस क्षेत्र में आया और राफ्टिंग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का नाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ होगा और ये 14 फरवरी तक लगातार निर्बाध तरीके से चलता रहेगा। विभाग की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में लगातार हम लोग प्रतिदिन जो है वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जीटीसीसी का गठन किया जाना, जीटीसीसी का विभिन्न जहाँ पे भी हमारे गेम प्रस्तावित है उसका निरीक्षण करना, शिवपुर में भी इसका भी निरीक्षण किया गया है। तो जो मैसेज है वो अपने आप में इस बात से उत्साह पैदा करता है कि ऐसे संसाधन जो है हर राज्य में नहीं है जितने संसाधन जो है उत्तराखंड ने डेवलप किए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाना है। सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है।
इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्य योजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक संशोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। अलग अलग खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, दूसरे व्यय की राशि में संशोधन किया जाएगा। देशी और राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो है वो 2025 के 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और लगातार 14 फरवरी तक यह राष्ट्रीय खेल आयोजित रहेंगे। तो उसके निमित्त, उसकी तैयारियों के निमित्त में कुछ चीज़ें जो बहुत आवश्यक थी, जिसके दृष्टिकोण से आगे चल के उत्तराखंड जो है अधिक से अधिक मेडल ला सके, हमारे खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके। तो जो हमारा पुराना जियो एग्जिस्ट करता था, उसकी जगह पे नया जियो जो है वो अब एग्जिस्ट करेगा। उसमें बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं, जो कि खेल संघों के द्वारा भी और खिलाड़ियों के द्वारा भी लगातार विभाग से आग्रह किया गया था और स्वयं विभाग भी इसकी जरूरत महसूस कर रहा था। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार के संशोधन से निश्चित रूप से हमारे जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहे हैं उसमें हमारे खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। हरिद्वार में आज से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। वहीं इस प्रतियोगिता में आज उत्तराखंड के डीजीपी ने अभिनव कुमार ने शिरकत की, जहां उन्होंने अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 4 दिन की प्रतियोगिता में देश भर के 95 यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दयानंद स्टेडियम में शुरू हुई प्रतियोगिता में डीजीपी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों के अभ्यास से खिलाड़ी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वो आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनता है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है और बताया कि सरकार की नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश की, हमारे देश की एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर अंतर यूनिवर्सिटी पुरुष वर्ग के आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 90 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ और देश भर की 90 से अधिक यूनिवर्सिटी से यहाँ लड़के आए हैं खेलने के लिए और अभी आपने देखा किस उत्साह के साथ यहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और ओपनिंग सेरेमनी हुई और मुझे पूरा विश्वास है अगले 4 दिनों में बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। बहुत उच्च कोटि की खेल भावना के साथ ये टूर्नामेंट आयोजित होगा। 95 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ आए हैं, कुछ टीम रास्ते में भी हैं। उसका आज उद्घाटन किया। मेरा पूरा विश्वास है कि इस पवित्र भूमि में आकर के बच्चों को जो वाइब्रेशंस मिलेगी, जो प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ये गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, इसने देश के लिए काम किया, धर्म के लिए काम किया और सारी दुनिया में भारतीय वैदिक धर्म का डंका सारी दुनिया में बजाया। यहाँ निश्चित रूप से इसके ग्राउंड पर, इसके मैदान में खेल करके यहाँ बच्चे जो बाहर से आए हैं ये प्रेरणा लेकर के जाएंगे और एक विशेष प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि जहाँ जिस टूर्नामेंट का उद्घाटन पुलिस महासंचालक कर रहे हों, पुलिस महानिदेशक कर रहे हों, उससे एक बड़ी प्रेरणा उनको मिलेगी। एशियन वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में चीन को हराकर जीत दर्ज करने के बाद वुमेन हॉकी प्लेयर मनीषा चौहान हरिद्वार पहुंची, जहां उनका परिवार और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ढोल बजाए गए और आतिशबाजी भी की गई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के फाइनल में चीन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। इसमें मनीषा चौहान का भी अहम योगदान रहा है। गांव पहुंचने पर शिव मंदिर से लेकर उनके घर तक ग्रामीणों और परिजनों ने फूल मालाओं के साथ मनीषा का स्वागत किया। मनीषा के पिता ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। मनीषा ने अपने प्रदर्शन से न केवल गांव बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। मेरे लिए भी और हमारे देश के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश ने इतना बड़ा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया था और उसके बाद हम लोगों ने उस प्रतियोगिता में गोल्ड लेके हमने और ज़्यादा मतलब खुशी की बात है। कॉन्फिडेंट थी मैं अपना आप में भी और अपनी टीम पे भी पूरा भरोसा था और खुद पे भी विश्वास था कि हमें ये गोल्ड लेके आना है। ये चीज़ हमने अपना माइंडसेट पहले से यही किया हुआ था और फिर रिजल्ट भी अच्छा है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने आज जोशियाड़ा बैराज के करीब बनी रुद्राक्ष वाटिका
वो गए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रुद्राक्ष और देवदार के पौधे भी लगाए। इस बीच जिलाधिकारी ने आध्यात्मिक और औषधीय महत्व के रुद्राक्ष के पौधे से भरपूर इस वाटिका का भ्रमण किया और वाटिका के इस शानदार स्वरूप को देखकर खुशी भी जाहिर की। कहा कि इस तरह की कोशिशें सराहनीय हैं। इस बीच जिलाधिकारी ने बताया कि आने वाले वक्त में शहर के और भी इलाकों में इस तरह की वाटिका बनाई जाएगी और उत्तरकाशी शहर में रामलीला मैदान को भी शानदार पार्क के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। रुद्राक्ष वाटिका जिस हिसाब से अभी हमें देख रहा है, बिल्कुल शानदार एक स्वरूप ले रही है और इसमें आने वाले समय में एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, ऐसी हमें आशा है। और जैसे ये पेड़ थोड़ा बड़े होते जाएंगे, जो हमारा एक बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें चिड़िया आएंगी, विभिन्न प्रकार की चिड़िया आएंगी और एक चहचहाएंगी, एक हरियाली का केंद्र अलग बनेगा। और फिर जो स्थानीय लोग हैं हमारे, वो भी सुबह शाम इसमें भ्रमण करेंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने नारसन विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कर्मचारियों की उपस्थिति और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही विकास कार्यों के लिए चल रही योजनाओं की भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की ओर से लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया गया है ब्लॉक नारसन का और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के जो फाइलें हैं वो देखी हैं। इसके अलावा सर्विस बुक भी देखी गई थी। सर्विस बुक कंप्लीट नहीं पाई गई है, छुट्टियां वगैरह नहीं चढ़ाई गई हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं। और बाकी इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी नियम है, नियम के अनुसार ही कार्यवाही करें और किसी भी दशा में कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे जनता को कोई एडवर्स असर पड़े। बागेश्वर में आपदा के दौरान टूटी सड़कों की दशा सुधारने के लिए इन दिनों सड़क निर्माण एजेंसियां सड़क मार्गों के डामरीकरण के कार्य में तेजी से लगी हुई हैं। पूरा कार्य समय पर पूरा हो सके, इसके लिए खुद जिलाधिकारी कमान संभाले हुए हैं। इसी के तहत काम का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी आशीष भटगाई तहसील कांडा पहुंचे। इस दौरान डीएम ने तहसील कांडा क्षेत्र के अंतर्गत हुए काम का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। गुणवत्ता में कमी मिलने पर अधिकारियों की जमकर कड़ी फटकार लगाते हुए एई और जेई से स्पष्टीकरण तलब कर लिया। साथ ही डामरीकरण निर्माण में लगी घटिया सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए। ये मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है। 8 एशिया से खाती गांव की रोड है। 2 किलोमीटर लंबाई मोटर मार्ग है, जिसका निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी बागेश्वर के द्वारा किया जा रहा था। तो गुणवत्ता में कुछ यहाँ पे गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई है, तो उसके संबंध में अधिशासी अभियंता को बताया गया है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी टेस्टिंग कराने के लिए भी मैंने निर्देशित किया है और गुणवत्ता में तत्काल सुधार करते हुए अवगत कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही जो भी इस तरीके से गुणवत्ता विहीन अगर कार्य कहीं पे भी होंगे तो संबंधित अभियंताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की की गंग नहर कोतवाली का एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें सभी व्यवस्थाएं सुचारू मिली। इस दौरान एसपी ने कोतवाली में उपलब्ध संसाधनों के रखरखाव की जानकारी ली और लंबित अपराधों को भी निस्तारण के निर्देश दिए। आज जो कुछ भी थाने के संसाधन हैं और अभिलेख हैं, उनके रखरखाव, उनके अद्यतन किए जाने की कार्रवाई की पूरी समीक्षा होगी और उसके आधार पर जो भी सुधार की गुंजाइश होगी उसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। अभी तक कोई खामी नहीं पाई गई है। जो हमारे शस्त्र अस्त्रों का रखरखाव है वो संतोषजनक है। कर्मचारियों की हैंडलिंग की स्थितियां भी बेहतर पाई गई हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास आवश्यक है और इसमें कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती। उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। ये सभी के लिए आवश्यक है। लक्सर विकासखंड कार्यालय के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मीटिंग में ग्राम विकास अधिकारी से लेखा जोखा मांगा गया, जिस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी नाराज दिखाई दिए। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर चिंता जताई।
सभी जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, राज्य की स्कीम चल रही हैं, उसको लेके एक समीक्षा बैठक की गई है। हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, एनआरएलएम की जो पूरी टीम है और रीप की जो पूरी टीम है, कई मानकों में जो हमारे की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं भारत सरकार के, उसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है, पीछे है, उसके लिए सचेत भी किया गया है संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को, और रेगुलर समीक्षा की जाए खंड विकास अधिकारी द्वारा, उनको भी सख्त तरीके से आदेश किया गया है। पहले तो सचेत किया जाएगा, चेतावनी दी गई है कि ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद भी अगर ऐसी कार्य की स्थिति बनी रहती तो ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध जंगलों में अवैध रूप से अतिक्रमण कर जंगलों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जंगली जानवरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वन विभाग ने अब रूपरेखा तैयार कर ली है। जंगलों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए वन विभाग का अब बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। विश्व प्रसिद्ध रामनगर के जंगलों के बीच गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने जंगलों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और जंगलों के अंदर धीरे धीरे कब्जा कर अपने वर्चस्व को जमाने की नाजायज कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से जंगलों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा ही रहा है, लेकिन बहुमूल्य जीव जंतुओं पर भी खतरा बना हुआ है। जंगलों की खूबसूरती को निहारने के लिए देश विदेश से, इसको जो खूबसूरती है उसको निहारने के लिए देश विदेश से लोग घूमने के लिए जंगलों में आते हैं। जंगलों की खूबसूरती नहीं बल्कि धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, उड़द की फसलें उन्हें दिखाई देती हैं, या फिर जंगलों पर अवैध कब्जा भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से विश्व प्रसिद्ध जंगलों की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों की कार्यशैली पर भी उंगलियां उठने लगी है, जिसको लेकर अब तराई पश्चिमी डिवीज़न के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने मोहम्मद सफ़ी मेहंदी सहित 19 गुर्जर समाज के लोगों को बेदखली के नोटिस थमाए थे, जिसके बाद वन गुर्जर मोहम्मद सफ़ी सहित 19 लोगों ने अपना जवाब डीएफओ को दिया था। गुर्जरों का पक्ष सुनने के बाद डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने अपने जवाब को खारिज करते हुए बेदखली के आदेश जारी कर दिए। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज में बहुत सारे गुर्जर हैं जो अलग अलग हमारे ब्लॉक्स और कंपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, और उनके द्वारा लगातार वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जाता रहा है और आगे बढ़ाते हुए जमीन जंगल का सफाया करते हुए और उस पर फसल बोई जाती रही है। तो इसी क्रम में हमने ये जो तुमड़िया खत्ते में कुछ गुर्जर थे, 19 परिवार थे, उनके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित किया है और उनको ये डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी तरह से ये अभी जो वन भूमि पर फसल जो है नहीं उगाने दी जाएगी। अब ये पता चला है कि हमारे द्वारा जो बेदखली आदेश पारित किया गया है उसको लेकर के वो अपील में श्रीमान कंजर्वेटर साहब के यहाँ गए हैं। तो कंजर्वेटर साहब के यहाँ से अगर अपील निस्तारित हो जाती है तो उसके बाद जो भी हमको वैधानिक कार्रवाई होगी हम तत्काल करेंगे।